हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफ़ी अहमद और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी रिटर्न्स के बारे में। जितने भी तरह के जीएसटी रिटर्न्स के फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में हम लोग एक एक करके जानने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना बात को ज़ाय किए हम लोग आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीएसटी नंबर दो तरीके से लिया जा सकता है। एक पहला होता है कंपोजिशन स्कीम और दूसरा होता है नॉर्मल स्कीम। जब भी हम ये जीएसटी को अप्लाई करते हैं तो ये दो तरह का नंबर ही हम ले सकते हैं। तो अगर आपने कंपोजिशन स्कीम वाला नंबर लिया है तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन से रिटर्न आपको कब डालने होते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि इसके लिए क्या होता है, आपको क्वार्टरली वे में CMP08 आपको रिटर्न अपलोड करना होता है। कंपोजिशन स्कीम के बारे में बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं, मैंने भी अपलोड किया है, वो उसके बारे में आप देख सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम एक ऐसा स्कीम होता है कि जिसमें कि आपको ITC नहीं मिलता है और ना ही आप कस्टमर से टैक्स को रिकवर कर सकते हैं। इट मीन्स आपको अपने पॉकेट से ही अपने सेल पे आपको टैक्स पे करना होता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आप कंपोजिशन स्कीम वाला नंबर लिए हुए हैं तो नंबर 1 आपको क्वार्टरली वे में CMP08 आपको फाइल करना है और बाकी जो एनुअल रिटर्न जो होता है वो आपका 9A होता है। बस दो ही रिटर्न इसमें अपलोड करनी होती है। जैसे पहले मैंने आपको क्या बताया, पहला रिटर्न क्वार्टरली वे में CMP08 और एनुअल रिटर्न जो साल में एक बार जाएगा वो आपका GSTR 9A जाएगा। ये हो गया कंपोजिशन स्कीम के लिए। अब इसके अलावा जितने भी जो GST होल्डर होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल स्कीम में चले जाते हैं, यानी कि वो कंपोजिशन ना लेकर के वो क्या लेते हैं, नॉर्मल स्कीम वाले लेते हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे कि नॉर्मल स्कीम जो हम लेते हैं इसमें हम जो भी टैक्स पे करते हैं हमें उसका ITC मिल जाता है और बाकी हम जो प्रोडक्ट या सर्विस हम सेल करते हैं या प्रोवाइड करते हैं हम कस्टमर से टैक्स को रिकवर भी करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, आउटपुट माइनस इनपुट। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें काफ़ी सारे इसमें फॉर्म्स होते हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कौन कौन से फॉर्म्स को जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले आपका हो जाता है GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 2A और GSTR 2B। ये एकदम मैंडेटरी हो जाता है और प्लस जो एनुअल रिटर्न आपके लिए काम आने वाला है वो GSTR 9। ये सब के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम वाला नंबर छोड़ करके नॉर्मल स्कीम वाला अगर आपने नंबर लिया हुआ है, चाहे आपका सेल हो या ना हो, बस आप सिर्फ GST का नंबर ले लिया है, कोई सेल नहीं है, कोई कुछ भी आपका लेन देन नहीं है, आप सिर्फ GST का नंबर लेके अगर आप उसे घर में अगरबत्ती भी दिखा रहे हो, इसके बावजूद भी आपको इन सारे फॉर्म्स को जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इसमें कौन सा रिटर्न आपको एकदम फाइल करना ही करना है, चाहे आपका कोई भी लेन देन हो या ना हो। यानी कि आपने GST नंबर तो ले लिया लेकिन किसी भी टाइप का आपका कोई व्यापार नहीं हुआ है, ना ही परचेज ना ही सेल। कभी कभी क्या होगा, परचेस तो कर लोगे, उस महीने में आपका सेल नहीं होगा या उस वित्तीय वर्ष में सेल नहीं हुआ तो आदमी लोग क्या सोचते हैं कि भाई अब तो हमें को रिटर्न ही नहीं भरना है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको इसको दिमाग में डाल लेना है। आपने GST नंबर लिया कौन वाला, चाहे वो कंपोजिशन हो या फिर आपका नॉर्मल हो, हर हाल में आपको रिटर्न डालना ही डालना है। ठीक है, तो बात हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मल स्कीम के बारे में। इसके लिए जो सबसे जो कंपलसरी जो रिटर्न होता है वो दो रिटर्न आपको अपलोड करना ही करना होता है। एक है आपका GSTR 1 और दूसरा होता है GSTR 3B। बराबर है, कोई भी GST होल्डर हो नॉर्मल स्कीम वाला, उसको हर हाल में ये दो रिटर्न हर महीने या क्वार्टरली वे में जो भी उसने लिया है, या तो मंथली वो फाइल करेगा या फिर वो क्वार्टरली फाइल करेगा, हर हाल में उसे ये दो रिटर्न अपलोड करना ही करना है, चाहे व्यापार हो या ना हो। बराबर है। अब आइए, सबसे पहले बात हम लोग करते हैं GSTR 1 के बारे में। GSTR 1 क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं कि GSTR 1 जो भी GST होल्डर हैं जो माल को सेल करते हैं, बराबर है, आज जो माल को सेल करते हैं सामने वाला यानी कि ख़रीदार कोई भी हो सकता है, या तो वो रजिस्टर्ड हो सकता है, अनरजिस्टर्ड हो सकता है, कंपोजिशन वाला हो सकता है, नॉर्मल जो
भोगी है यानी कि जो कंज्यूमर है वो भी हो सकता है, यानी कि सामने वाला रिसिपेंट कोई भी हो सकता है, लेकिन सेलर तो हम है ना, हमने माल सेल किया। अब गवर्नमेंट ये पूछती है कि भैया आपने जो माल सेल किया है उसका मुझे हिसाब दो। अब हिसाब कहाँ आप दोगे? तो GSTR 1 में हम देंगे, ठीक है ना। यानी कि जो भी GST होल्डर है, माल जो सेल करेगा वो उसका डिटेल, हर एक बिल का ब्यौरा कहाँ देगा? वो GSTR 1 में देगा। ये बात तो क्लियर है यहाँ तक। तो इससे क्या पता चला? GSTR 1 कौन अपलोड करेगा? प्रत्येक सेलर, यानी जो भी GST होल्डर है। अब यहाँ पर आप बोलोगे प्रत्येक जब सेलर ही जब GSTR 1 को अपलोड करेगा तो मैंने माल तो बेचा ही नहीं, तो मेरा तो सेल तो हुआ नहीं, तो इसका क्या माने कि हमें GSTR 1 तो फाइल नहीं करना? नहीं, नील रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा। कौन सा? नील रिटर्न। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैंने कहा ना कि GST नंबर आपने ले लिया तो आपको GSTR 1 भी फाइल करना है और GSTR 3 भी आपको फाइल करना है, बोले तो नील रिटर्न। क्लियर है? चलिए अब देखिए, जो सेलर था उसने क्या किया? GSTR 1 उसने अपलोड किया, बराबर है। अच्छा, GSTR 1 में क्या हमें देना होता है ये भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ना, क्योंकि दो रिटर्न आपके लिए एकदम कंपलसरी है, एक GSTR 1, एक GSTR 3B। इसमें बहुत सारे लोगों को ये भी दिक्कतें होती है कि भाई हमें कौन सा रिटर्न पहले फाइल करना है, GSTR 1 फाइल करना है या GSTR 3B। देखिए सिंपल सी बात है, जिसका ड्यू डेट पहले होगा आपको उसी का रिटर्न पहले अपलोड करना है। अगर 3B का ड्यू डेट पहले है तो पहले उसका फाइल करो, और GSTR 1 का अगर ड्यू डेट पहले है तो पहले अब उसका फाइल करो। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि GSTR 1 का ड्यू डेट पहले होता, GSTR 3B का ड्यू डेट बाद में होता। वो ऐसा क्यों होता मैं आपको इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि GSTR 1 जो होता है वो कौन डालता है? सेलर। हमने माल को सेल किया, अब सामने वाला कोई भी हो सकता है ना, तो जो रजिस्टर्ड डीलर होता है तो प्रत्येक बिल का ब्यौरा हमें GSTR 1 में देना होता है। अब जो सामने वाला जो रजिस्टर्ड है वो तो अपना ITC क्लेम तो करेगा ना, तो सामने वाला जो परचेज़र होता है वो इसे कैसे पता चलेगा कि हमने जिस पर्सन या जिस कंपनी से माल ख़रीदा है तो हमने टैक्स तो पे किया है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसने हमारे बिहाफ में गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया है? वो उसे कहाँ दिखेगा? GSTR 2A में दिखेगा, ठीक है। यानी कि जो GSTR 1 जो सेलर डालेगा वो परचेज़र को कहाँ दिखेगा? GSTR 2A में दिखेगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए GSTR 2A का रिटर्न अपलोड नहीं किया जाता, वो सिर्फ एक क्या है? क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए है। यानी कि सेलर ने जो भी रिटर्न डाला, ठीक है, जो भी रजिस्टर्ड सामने वाला है तो उसको कहाँ पता चलेगा? GSTR 2A में। अगर वो देखता है कि नहीं भाई हमने जो भी इससे माल ख़रीदा है वो GSTR 2A में दिख रहा है तब तो ठीक है, और अगर कोई भी त्रुटि है या गलती है या कोई बिल छूट गया है तो वो सामने वाले सेलर को अपडेट कर सकता है कि भैया इस महीने छूट गया है या इस महीने रिटर्न में आपसे गलती हो गई है, बाद वाले रिटर्न में आप इसे अपलोड कर दो। तो सेलर क्या करेगा? वो उसे अपलोड कर देगा, ठीक है। तो ये बात हुई GSTR 1 और GSTR 2A। और GSTR 1 में बहुत सारे टेबल होते हैं, उसमें आपको रजिस्टर्ड का अलग से देना पड़ता है, अनरजिस्टर्ड का आपको अलग से देना पड़ता है। इसमें मेरा पूरा डिटेल में एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि GSTR 1 के कौन से टेबल में कौन सा आपको डेटा अपलोड करना है। वो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वाला वीडियो देख लो, आपको GSTR 1 में फिर कोई दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। क्लियर है? चलिए अब आ जाइए, ये डिटेल हुआ जिस पार्टिकुलर मंथ में या जिस पार्टिकुलर क्वार्टर में हम जो रिटर्न अपलोड कर रहे हैं उसका हमने हर एक बिल का ब्यौरा कहाँ दिया? GSTR 1 में दिया। इसलिए आप देखोगे GST के जब पोर्टल पे जाओगे तो सबसे पहले ड्यू डेट आपका GSTR 1 का ही होता है। GSTR 1 में हम जो भी डेटा डालते हैं, जो सेल का हमने डेटा डाला वही ऑटो पॉपुलेट होकर कहाँ दिखता है? GSTR 3B में दिखता है, ठीक है। अगर आप रिटर्न GSTR 1 का पहले डालोगे ना तो वही ऑटो पॉपुलेट होके कहाँ दिखेगा? GSTR 3B में आपके सेल का जो भी कॉलम है वहाँ आपको फिलअप आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप GSTR 1 बाद में डालते हो और पहले क्या डाल देते हो? GSTR 3B। जब आपने 1 डाला ही नहीं, सेल का फिगर गया ही नहीं, तो क्या वो GSTR 3B के सेल वाले कॉलम में दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसलिए GSTR 1 आपको पहले अपलोड करना, ठीक है ना। जब आपने सेल का प्रत्येक बिल का डिटेल आपने GSTR 1 में डाल दिया, अब उसी का समरी, अब प्रत्येक बिल का ब्यौरा नहीं देना, क्या देना? समरी देना। कहाँ देना? GSTR 3B में देना,
यानी जितना भी आपने माल सेल किया उस पार्टिकुलर मंथ में या उस पार्टिकुलर क्वार्टर में, उसमें हर एक बिल का ब्यौरा नहीं देना है, सिर्फ समरी देना है कि हाँ भाई इस महीने का या इस क्वार्टर का हमारा टोटल इतना सेल है या था। ये आप उसमें ब्यौरा दे रहे हो, किस में दे रहे हो? GSTR 3B में। कौन दे रहा है? सेलर, बराबर है ना। इसमें आपका सेल का भी समरी जाता है, प्लस इसके अलावा हमने जो माल खरीदा, किससे माल खरीदा भाई? सीधी सी बात है, या तो रजिस्टर्ड से खरीदा होगा या फिर अनरजिस्टर्ड से खरीदा। माल जो सेल किया तो परचेस किया होगा, तभी तो सेल किया ना, चोरी का माल तो नहीं था। सिंपल सी बात है। इसका माने कि जिस क्वार्टर में या जिस मंथ में हम लोग ये रिटर्न अपलोड कर रहे हैं, अगर उस महीने उस क्वार्टर में कोई परचेज है तो परचेज के अगेंस्ट में हमने जो भी टैक्स पे किया है, IGST, SGST, CGST, तो उसका हम जो ITC जो क्लेम करते हैं उसका समरी हमें कहाँ दिखता है? GSTR 3B में। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ एक रोक के मैं बता दूँ। पहले क्या होता था रिटर्न्स में, हम लोग मैनुअल हम लोग इसमें डेटा फिलअप क्या करते थे GSTR 3B में? क्या? मैनुअल। जैसे कि हमने सेल का मैनुअल डाल दिया, बराबर है। उसी तरीके से जब हमें इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना होता था तो हम भी GSTR 3B में मैनुअल अपलोड किया करते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने देखा कि हम लोग कुछ भी डाल देते हैं, माल ख़रीदा या ना ख़रीदा कुछ भी ITC हम लोग क्लेम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब इस पर गिरफ्त उसने लगा दी है। अब वो कहता है कि नहीं, अब जो ऑटो पॉपुलेट करके वहाँ पर आएगा उतने ही आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट क्लेम करना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाता है, अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, GSTR 2B को यहाँ पर क्रिएट किया। अब आपको ये भी समझना बहुत ही ज़रूरी होता है कि GSTR 3B में जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट के कॉलम में ऑटो पॉपुलेट हो करके IGST, SGST और CGST जो आता है वो कहाँ से आता है? क्या GSTR 2A से आता है? नहीं, वो कहाँ से आता है? GSTR 2B से आता है। ये आपको ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही समझना बहुत ही ज़रूरी है, GSTR 2A और GSTR 2B में क्या फ़र्क है। GSTR 2A क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया ना, GSTR 1 जो अपलोड करता है सेलर, वो परचेज़र को कहाँ दिखता है? GSTR 2A में, वो फ़ौरन इमीडिएट वहाँ उसको दिख जाता है। लेकिन GSTR 2B में क्या होता है, वो फ़ौरन वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, उसका एक पर्टिकुलर डेट होता है, वो एक महीने में वो उसे क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। इसलिए आप जब देखोगे कि सामने वाले से आपने जो माल जो खरीदोगे ना, जब वो अपलोड करेगा GSTR 1, फौरन वो GSTR 2 में आपको दिखेगा, लेकिन 2B में तुरंत वो नहीं दिखेगा। वो इसलिए नहीं दिखेगा, उसका पर्टिकुलर एक डेट होता है, वो अपडेट करते हैं, उसके बाद उसका इम्पैक्ट किसका? GSTR 2A का कहाँ दिखता है? GSTR 2B में। और वही जो आपको GSTR 2B में दिखता है उसका इम्पैक्ट ऑटो पॉपुलेट होकर कहाँ दिखता है? GSTR 3B के इनपुट टैक्स क्रेडिट के कॉलम में दिखता है। तो देखे ना कहाँ से चला, यानी कि पहले GSTR 1 में डालेगा कौन? सेलर। परचेजर को कहाँ दिखा? GSTR 2A में। लेकिन 2B में कब दिखेगा? जब GSTN यानी कि GST नेटवर्क जब उसे अपडेट करेगा, वो कहाँ दिखेगा? ऑटो पॉपुलेट होकर के जो GSTR 2A में दिख रहा था वही चीज़ GSTR 2B में दिखेगा, और जो GST 2B में दिखा वही उसका ऑटो पॉपुलेट होकर GSTR 3B में दिखेगा। क्लियर है? अगर आपको इसके समझने में दिक्कत हो तो रिवर्स करके इसे फिर से एक बार आप सुन लो, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो वही मैं आपको बता रहा था जहाँ पर हमने छोड़ा था, फिर उसी पॉइंट पर हम लोग आ जाते हैं कि GSTR 3B में हमें क्या देना है, उस पार्टिकुलर मंथ का या उस पार्टिकुलर क्वार्टर का हमें समरी देना है। सेल का तो समरी दे दिया, अगर GSTR 1 अगर आप पहले भर देते तो वो पे ऑटो पॉपुलेट होकर के कहाँ आ जाता? GSTR 3B के सेल वाले कॉलम में आ जाता। क्लियर है? और जब हम ITC का जब बात होती है तो वो भी ऑटो पॉपुलेट होके कहाँ से आता है? GSTR 2B से आता है ना। अब यहाँ पर एक दिक्कत क्या होती है, क्योंकि मैं भी प्रोफेशनल वे में रिटर्न फाइल करता हूँ, बहुत सारे क्लाइंट में दिक्कतें भी आती हैं, और ये कड़वा सच भी है। कड़वा सच क्या है? सामने वाले ने रिटर्न तो अपलोड कर दिया, GSTR 2A में भी दिख रहा लेकिन 2B में नहीं दिख रहा। अब क्या होगा? ITC हमें क्लेम तो करना है। अब हम लोग ITC किसका पकड़े, क्योंकि ऑटो पॉपुलेट करके 2B में नहीं आया। जब 2B में नहीं आया तो 3B में कैसे आएगा बाबा? अब हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। अब सेल ज़्यादा है, अब अपने पॉकेट से टैक्स भरेंगे क्या? तो यहाँ पर इस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, जो कि 2A में जितना दिख रहा है
हम उतना ही आईटीसी ले लेते हैं, 2B में दिखे या ना दिखे। जैसे कि मैंने क्या कहा, इसका एक पर्टिकुलर डेट होता है, वो उसी डेट को वो अपडेट करेंगे तो 2A का फिगर 2B में दिखेगा, जब 2B में दिखेगा तो 3B भी दिखेगा। ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम इशू है, ये जीएसटी का प्रॉब्लम है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए जीएसटी को भी और भी बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानी हो रही हैं, ये कड़वा सच है। तो ये बात हो रही थी जीएसटीआर 3B के बारे में कि जीएसटीआर 3B का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करना। क्या करना कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करना ना भाई। जीएसटीआर 1 में आपने क्या डाल दिया, सेल का फिगर तो डाल दिया, उस परचेज का कोई भी फिगर नहीं जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जीएसटीआर 3B का माने मतलब होता है कि गवर्नमेंट आपसे पैसा वसूलना चाहती है, और पैसा तभी वसूलेगी ना जब आपको देखेगी आपने कितना माल सेल किया, कितना परचेज किया, यानी कितना आउटपुट हुआ, कितना इनपुट हुआ। आउटपुट माइनस इनपुट इक्वल टू जीएसटी पेबल, यानी कि अगर आपने टैक्स को ज़्यादा रिकवर किया है, उस महीने में आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट कम है, तो सिंपल सी बात है जो भी लायबिलिटी बनेगी आपको पे करना पड़ेगा। और कैसे पे करना है, जीएसटी आपका कैसे ऑफसेट होता है, या आपको इस स्क्रीन पर जीएसटीआर 3B का या आपको थंबनेल दिख रहा होगा। एक बार जीएसटीआर 3B का ये पूरा वीडियो आप देख लो, मुझे नहीं लगता कि फिर आपको रिटर्न को फाइल करने में आपको कुछ भी दिक्कतें या प्रॉब्लम आ सकती हैं। बस 2 ही रिटर्न हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप नॉर्मल स्कीम में हैं, और मोस्ट ऑफ दी यानी कि मैक्सिमम जो आपके जो व्यापारी होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मल स्कीम वाले ही होते हैं। वो तो छोटे व्यापारी जो बेचारे हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम दिया है कि ठीक है भैया, आप छोटे व्यापारी हो, जीएसटी के ज़्यादा ताम झाम में अगर नहीं पढ़ाना चाहते हो तो फिर आप क्या करो, ये कंपोजिशन स्कीम वाला नंबर ले लो। लेकिन उसमें भी बहुत सारे कंडीशन अप्लाई हैं। इसके अलावा जो भी होते हैं वो व्यापारी क्या लेते हैं, नॉर्मल स्कीम लेते हैं। अब आपका लास्ट क्या बच गया, जीएसटीआर 9। ठीक है, यानी कि एनुअल रिटर्न जो कि नॉर्मल स्कीम वाले हैं उनके लिए जीएसटीआर 9 है, और जो कंपोजिशन स्कीम वाले थे उसके लिए जीएसटीआर 9A है। ये उनको एनुअल वे में रिटर्न अपलोड करना है। तो दोस्तों, जो भी कुछ मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको जीएसटी फॉर्म्स और रिटर्न्स के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों, इसके बाद भी कोई दिक्कतें या प्रॉब्लम इशू अगर आपको आती है तो इस वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम इसे लाइक आप ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।